प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 की गणित से पूर्णांकों पर भाग संक्रिया को समझेंगे। इसके क्या प्रगुण है, क्या नियम है, इस वीडियो लेक्चर में इन बातों पर थोड़ा ध्यान दें। कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे 3 भाग 2 या 6 भाग 3 या -6 भाग 2, 6 भाग -2। इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भाग में हम पूर्णांक यूज कर रहे हैं, पूर्णांकों का प्रयोग कर रहे हैं, वो दोनों पूर्णांक धनात्मक हैं। यहाँ पर भी दोनों पूर्णांक धनात्मक हैं। यहाँ पर एक पूर्णांक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक पूर्णांक धनात्मक है और एक पूर्णांक ऋणात्मक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं जिसमें हमारे पास दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो जाए। -6 भाग -2। भाग प्रक्रिया को हम भिन्नों के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग पूर्ण संख्याओं में देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए 3 भाग 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 3 को भाग 3/2। अब देखिए इसे जब हम हल करेंगे, यहाँ पर दोनों धनात्मक है तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो यहाँ पर जब हम 3/2 को हल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा। क्यों? 2 से हम भाग करेंगे 3 में तो पूर्ण भाग नहीं जा रहा है। अलग से हल करके देख लें। 2 से 3 को 2 1 बजा दशमलव लगाते हैं हम, 5 बार डाले, 2 पंजे 10, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा लेते हैं, 2 पंजे 10 और ये कुछ नहीं, यानी 3/2 जो है वो 1.5 के बराबर आ जाता है। इसी तरीके से यहाँ देखें 6 भाग 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 6/3। इसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2/1। ठीक, 2/1, 1 से भाग करते हैं किसी संख्या में तो पूरा का पूरा 2 ही रहता है। समझाने के लिए लिख दिया, आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। यानी 6 को जब हम 3 से भाग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। 2 हमारा क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, यदि हम 2 धनात्मक संख्याओं को भाग के रूप में लेते हैं, यानी धनात्मक संख्या से ही धनात्मक संख्या को जब भाग करते हैं तो भागफल भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक आता है। बात समझ में आ गई थी? इस उदाहरण से हमें क्या समझ में आया, धनात्मक पूर्णांक से यदि धनात्मक पूर्णांक को भाग करते हैं तो भागफल हमारा धनात्मक आता है। अब ये बात अलग है कि वो धनात्मक पूर्णांक आता है या धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है। ठीक, ये डिपेंड करता है कि हमारा भाग पूरा जाता है या नहीं जाता। अगले उदाहरण पे हम चलते हैं। -6 भाग 2 यानी -6/2। अब इसे हम काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक, ध्यान देंगे यहाँ 3/1 आ गया है। ठीक है, 1 से 3 को भाग देंगे 3 ही रहेगा, यानी 3 इधर है और -1 माइनस का चिन्ह है, यानी 3 और माइनस आपका कितना आएगा, मानिए -3। ठीक, बात समझ में आ गई, -3 आ जाएगा। यदि हम धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक को भाग करते हैं, ध्यान से समझें, धनात्मक पूर्णांक से ऋणात्मक पूर्णांक को भाग करते हैं तो भागफल हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक आता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। अगला उदाहरण है हमारे पास, 6 को भाग करेंगे हम -2 से, तो यहाँ पर भी वही 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आएगा, 3/-1। ठीक है, क्या आया, 3/-1। अब ये जो -1 है ऋणात्मक संख्या हमारी हर में है,
अब देखिए हर में हम कभी भी ऋणात्मक संख्या में उत्तर नहीं देते, ठीक है। ऋणात्मक संख्या में उत्तर हमारा हर में नहीं होना चाहिए, हमेशा कहाँ होना चाहिए, अंश में होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए कोड सही करने के लिए क्या करेंगे, -1 से अंश में गुणा करा लो और -1 से हर में गुणा करा लो, ठीक है। तो क्या प्राप्त होता है हमें देखो, जब हम -1 की यहाँ 3 से गुणा कराएंगे तो माइनस, और ये क्या है प्लस, असमान चिन्ह आया, 3 माइनस समान और एक, यदि हम प्लस कहीं पर भी हम भाग करेंगे तो हमें वही भागफल प्राप्त होगा। तो जब ये यहाँ पर मान आता है तो ये कितना आया, -3। -3 यानी कि हम कह सकते हैं यदि हम ऋणात्मक पूर्णांक से पूर्णांक को भाग करते हैं तो भागफल हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक से भाग दिया और ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ, ठीक है। अब उदाहरण है हमारे पास, दोनों यदि ऋणात्मक हैं, -6 बटे -2, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो यह है -3 बटे -1। अब इसे हम सरल करते हैं, -1 से हम ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो 3 मान आ जाता है हमारे पास। क्या मान आ जाता है, 3 आ जाता है, क्योंकि 1 से जब हम किसी संख्या को भाग देंगे तो भागफल हमारा वही रहना है, तो ये 3 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 केस थे, जैसे गुणा में होते हैं, यदि हम धनात्मक संख्या से धनात्मक संख्या को भाग देते हैं तो भागफल धनात्मक आता है। धनात्मक संख्या को हम ऋणात्मक संख्या से भाग देते हैं तो भागफल एक ऋणात्मक संख्या आता है। इसी तरीके से यदि हम किसी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तो भी भागफल ऋणात्मक आता है, और ऋणात्मक संख्या से यदि ऋणात्मक संख्या को भाग देते हैं तो भागफल धनात्मक आता है। जो आपको गुणनफल में नियम बताए थे वही नियम यहाँ पर एक तरीके से लागू हो रहे हैं। याद करने का मेथड वही है, जब हम समान चिन्हों के अंकों की भाग करते हैं, प्लस प्लस की भाग होगी, माइनस माइनस की भाग होगी। जब हम समान चिन्हों की भाग करते हैं तो भागफल हमारा धनात्मक आता है। जब भाग में असमान चिन्हों की अंक होते हैं तो भागफल ऋणात्मक आता है। नियम वही आ गया एक तरीके से, समान चिन्हों की भागफल धनात्मक और असमान चिन्हों का भागफल ऋणात्मक होता है। उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब प्रगुण की यदि बात करें, पहला जो प्रगुण होता है हमारा संवरक। संवरक प्रगुण, पूर्णांक संख्याओं पर हम बात कर रहे हैं, तो संवरक प्रगुण क्या होता है, यदि हम पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करें, पूर्णांक को पूर्णांक से भाग करें तो भागफल भी हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तब हम कहेंगे भाग संक्रिया में पूर्णांक संवरक नियम का पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें इस वाले उदाहरण में, पहला जो उदाहरण दिया था 3/2, 3 पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, लेकिन भागफल पूर्णांक नहीं आ रहा है, 1.5 जो कि पूर्णांक संख्या नहीं होती है। तो पूर्णांक को जब हम भाग देते हैं तो ये गारंटी नहीं है कि हमेशा पूर्णांक आएगा, कभी आ सकता है और कभी नहीं भी आ सकता है। जैसे ये आपने उदाहरण देखे 6/2 वाले, इन सभी में आपको एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, लेकिन 3/2 में आपको पूर्णांक प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी भाग संक्रिया पूर्णांकों पर संवरक नियम का पालन नहीं करती।
करती है। नोट कर लें इस बात को। भाग संक्रिया में संवरक प्रगुण का पालन नहीं होता है, या भाग संक्रिया पूर्णांकों में संवरक नियम का पालन नहीं करती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यदि हम, देखिए यहाँ पर एक नियम, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि हम किसी पूर्णांक को 1 से भाग करते हैं तो हमारा भागफल वही रहता है। यदि पूर्णांक धनात्मक है तो भागफल धनात्मक आ गया, पूर्णांक ऋणात्मक है तो भागफल ऋणात्मक आ गया, यानी 1 से भाग करने पर भागफल हमारा वही पूर्णांक रहता है। एक नियम आपके पास ये है, यदि हम समान संख्या में समान संख्या का भाग करें, समान संख्या में समान संख्या का भाग, 4 से 4 को भाग करें तो 1 आएगा, -4 से -4 को भाग करें तब भी 1 आएगा, 1000 को 1000 से भाग करेंगे तब भी 1 आएगा। ये प्रगुण भी याद रखेंगे, यदि समान पूर्णांक को समान पूर्णांक से भाग करते हैं तो भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। समान पूर्णांक को समान पूर्णांक से भाग करते हैं तो भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। अब एक पॉइंट है, यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग करें, ठीक है, 0 से जब हम भाग करें किसी संख्या में, देखिए 3/0, तो ये हमारा जो 0 से भागफल है वो परिभाषित नहीं है। हम बोलते हैं ये परिभाषित, अभी तक हम इसे परिभाषित नहीं कर पाए, या इसे हम कह देते हैं अनंत। 0 से जब हम भाग करते हैं तो इसे हम अनंत से प्रदर्शित कर देते हैं, अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं है। जैसे 0 से हम 3 को भाग दें, देखें क्या आएगा, 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तीन 0, जो भी बार डालेंगे वो 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर करेंगे फिर 3 बचेगा, फिर आप चाहे नियम बार डाल दो फिर भी 0 मिलेगा, फिर 3। तो इस तरीके से ये संख्या बहुत आगे तक चली जाती है, जिसे हम अनंत कह सकते हैं, और उसी अनंत को अनडिफाइंड नाम दे दिया गया है, परिभाषित नहीं है। यानी कि हम 0 से पूर्णांकों का या पूर्ण संख्याओं का भागफल परिभाषित नहीं है, ठीक, या हम कह सकते हैं हम 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते, ठीक। तो यही नियम है यहाँ पर। चलिए आगे नियम हम देख लेते हैं। क्रम विनिमय और संवरक प्रगुण हमने देख लिया, और क्रम विनिमय देख लेते हैं, क्रम विनिमय है या नहीं है, और सहचर्य प्रगुण, यही सारे प्रगुण आपने गुणा में पढ़े थे, इन तीनों को हम देख लेते हैं। संवरक आपको बताया जा चुका है। क्रम विनिमय, जैसे 6 भाग 2, ठीक, तो 6 भाग 2 से हम 6 को भाग देंगे तो इसे आप 6/2 लिख सकते हैं, और भाग देंगे तो 2 3 6, 3 बार क्या। अब क्रम विनिमय में क्या करेंगे, क्रम का परिवर्तन करेंगे। 2 से जब हम 6 को भाग करेंगे तो हमारा आएगा 2/6, हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, तो ये आया 1/3, यानी भिन्न संख्या है। आप देखते हैं 3 और 1/3 क्या बराबर है, 3 और 1/3 कभी भी बराबर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं 6 भाग 2 बराबर नहीं है 2 भाग 6। जब ये बराबर नहीं है यानी हम कहेंगे कि पूर्णांक भाग संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, या भाग संक्रिया पूर्णांकों में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है। इसी तरीके से हम सहचर्य नियम को देख सकते हैं। सहचर्य नियम में क्या होता है आपका, a भाग b
भाग सी बराबर होना चाहिए ए भाग बी भाग सी। ठीक है, तो इसे आप तीन उदाहरणों से देख लें। 6 भाग 2 भाग 3। ठीक, क्या ये बराबर होगा 6 भाग 2 भाग 3। ठीक, पहले ब्रैकेट को हल कर लें, इससे हल करेंगे तो 2 से 3 को 6 को भाग देंगे, 2 तियां 6, 3 भाग है 3 भाग 3। और यहाँ आप जब भाग करेंगे 2 से 3 को भाग, 3 से 2 को भाग करेंगे तो ये कुछ 0 करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 0.67 लिखो, 6 आएगा तो 0.67। ठीक, अब इसे 3 से 3 को समान पूर्णांक से समान पूर्णांक को भाग हो रही है तो 1 आ गया। अब यहाँ देखें 1 से छोटे से भाग हो रही है 6 को, यानी कि 6 भाग 0.67। तो यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे तो आपके 2 शून्य बढ़ जाएंगे। तो यदि हम इससे इसे भाग देंगे तो भी यहाँ 9 बार के आसपास जा सकता है। ठीक है, 10 तो नहीं आएगा, 9 बार आपका जा सकता है, या 8 बार तो लगभग होगा। इसके लिए हल करते हैं 67,600। तो 8 बार डालो, 8 सत्ते 56, 5 से 5, 8 45, 49 50, 50 3 53, 10 में से 6 4 बचे, 9 में से 3 गए 6, 64। 8 बार पूरे चले जाएंगे, फिर आप दशमलव लगा सकते हैं, फिर यहाँ पर आप 9 बार डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आएगा इस तरीके से 8.9, जो कि आपका बराबर नहीं है। 1 से 8.9 के बराबर नहीं है, यानी जब ये बराबर नहीं है तो ये भी चीजें बराबर नहीं होंगी। ये बराबर नहीं है यानी कि सहचर्य नियम का पालन भाग संक्रिया में पूर्णांक संख्याएं नहीं करती। तो यहाँ पर आपने भाग संक्रिया में देखा, भाग संक्रिया में पूर्णांक ना ही समरक नियम का पालन करते हैं, ना ही क्रम विनिमय का पालन करते हैं, ना ही सहचर्य नियम का पालन करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं ये नियम आपको अच्छे से समझ में आया। धन्यवाद।